चलो तो हम लोग कल के क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो जस्ट एक बार समरी देख लो, ठीक है, कल का जो भी समरी है, मतलब अभी तक जो भी किए हैं शॉर्ट में एक बार जस्ट देख लो। सबसे पहले सर्कुलर मोशन स्टार्ट किए थे, तुम लोग को बताया था लिंकिंग की मतलब कुछ नहीं है वही चीज है, वो जस्ट उनको नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस यहाँ आगे कर दिए और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं सेम चीज को। तो जिसके लिए हम लोग यहाँ वेरिएबल्स की बात की सबसे पहले, तो लीनियर वेरिएबल्स हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं, पोजीशन वेक्टर, उसका रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी, उसका रेट ऑफ चेंज एक्सीलरेशन कॉरेस्पॉन्डिंगली, ठीक है। एनालॉजिकल है पोजीशन वेक्टर के लिए हम लोग एंगुलर पोजीशन थीटा डिफाइन कर दिए जो रेडियन में होता है, वेलोसिटी के लिए एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन कर दिया और एक्सीलरेशन के लिए एंगुलर एक्सीलरेशन डिफाइन कर दिए। सिमिलरली देख सकते हो तुम थीटा का रेट ऑफ चेंज है, फिर इसका रेट ऑफ चेंज ये है, मतलब दोनों एनालॉजिकल है, एक तरह से पैटर्न देखो तो दोनों का सेम। चलो ठीक है, ये वेरिएबल्स की बात हम लोग कर लिए थे। फिर वेरिएबल्स को ज्योमेट्रिकली भी देखे थे, थीटा क्या होता है वो सब सारा हम बताए हुए थे, ठीक है। उसके बाद आया था हम लोग, चूंकि मोशन है तो ऑब्वियसली मोशन का हम लोग काइनेमेटिक्स की बात करते ही करते हैं, और काइनेमेटिक्स में हम लोग करना कुछ नहीं होता, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर दो, वेलोसिटी डिफाइन कर दो, एक्सीलरेशन डिफाइन कर दो, हो गया पार्टिकल काइनेमेटिक्स खत्म। तो वही चीज हम लोग आर वेक्टर निकाले थे यहाँ पे भी। आर वेक्टर एक्चुअली वही है, पुराना ही अपना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, बट इस सर्कल में चूंकि पार्टिकल जब रोटेट कर रहा तो वो एक सेंटर पे एंगल थीटा बना रहा, तो एक्स कॉमा वाई, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग थीटा के हेल्प से बेसिक ट्रिगो लगाए थे और एक्स और वाई को कन्वर्ट कर दिए थे कॉस और साइन में, आर कॉस आर साइन, जो हम पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किए ऑलरेडी। तो यही चीज हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जो भी है हम लिख दे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, वही चीज सॉल्व होके, सॉल्व क्या मतलब बेसिक ट्रिगो लगा करके, बहुत ज्यादा कुछ मैथ लगता नहीं है इसमें, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप आता है, एक्स आया था आर कॉस और वाई आया था आर साइन। तो हुआ क्या, देखो अभी तक तुम सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के टर्म से बात कर रहे थे, अब तुम उसी चीज को थीटा के टर्म से बात करोगे, हो गया चेंज यहीं पे आ जाता है और कुछ नहीं है। अब हम लोग क्या किए, पोजीशन वेक्टर आ गया तो ऑब्वियसली वेलोसिटी के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर जो वेलोसिटी दे देगा, सर डिफरेंशिएशन किए, अपना वेलोसिटी आ गया। उसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिंपल r टाइम्स ओमेगा आता है, जो तुम लोग का नोन था, बट यहाँ पर लोग डेरिवेशन भी देख लिए। तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया जो थोड़ा सा रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स था, डिफरेंशिएट करना रिलेटिवली, ठीक है। तो फाइनली अपना रिजल्ट ये है, ये है। तो जिसका एक्सीलरेशन का दो कंपोनेंट हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, एक दिख रहा ओमेगा स्क्वायर आर मैग्नीट्यूड का एक्सीलरेशन, और एक दिख रहा आर डी ओमेगा बाई डी टी, और ये दोनों वेक्टर को अगर देखे आई कैप जे कैप को, तो ये एक्चुअली यूनिट वेक्टर्स है, यूनिट वेक्टर। और ये यूनिट वेक्टर को हम लोग विजुअलाइज भी किए थे कि यूनिट वेक्टर आखिर में किस डायरेक्शन में है। तो हम लोग ये कंक्लूड किए थे कि ये वाला जो यूनिट वेक्टर है, ये वाला यूनिट वेक्टर, ये तुम्हारा एक्चुअली रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, सही बोल रहे हैं ना। और ये वाला तुम्हारा यूनिट वेक्टर है, ये टैंजेंशियल है। कैसे है, टैंजेंशियल, टैंजेंशियल है तुम्हारा ये वाला यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब ये हो गया, ये एक्सीलरेशन का जो ये वाला कंपोनेंट ओमेगा स्क्वायर आर, वो इस यूनिट वेक्टर के अपोजिट में होगा, चूंकि माइनस है यहाँ पे, और ये यूनिट रेडियली आउटवर्ड है, इसलिए जो ओमेगा स्क्वायर आर रेडियली इनवर्ड लगता है, यानी ओमेगा स्क्वायर आर एक्सीलरेशन का वह कंपोनेंट है सर्कुलर मोशन में जो सेंटर के टुवर्ड्स लगता है, और उसे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या रेडियल एक्सीलरेशन भी से बोल सकते हो। हालांकि ज्यादा हम लोग यूज करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, टुवर्ड्स द सेंटर ओमेगा स्क्वायर आर मैग्नीट्यूड का एक्सीलरेशन लगता है सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहलाता है। एक कंपोनेंट ये हो गया। दूसरा कंपोनेंट अपने पास ये वाला जो टैंजेंट के अलोंग एक्ट कर रहा था, क्योंकि यहाँ से हम देख रहे हैं, इसे बोलते हैं टैंजेंशियल एक्सीलरेशन। पिछला ही चीज नया ने जस्ट एक बार समरी करवा रहे तुम लोगों को। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वही लिख दी है यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर आर होता है जो रेडियली इनवर्ड लगता है, नीचे टैंजेंशियल लिख दी, AT इज इक्वल टू वही चीज सेकंड कंपोनेंट आर डी ओमेगा बाई डी टी। चूंकि आर कांस्टेंट है तो तुम अंदर भेज सकते हो, अंदर में चला गया तुम्हारा आर ओमेगा हो गया, और तुम जानते हो आर ओमेगा क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे डी वी नहीं लिखेंगे, डी वी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि आर ओमेगा में तो वेक्टर कुछ नहीं, सिंपल लिखो आर ओमेगा। तो इसे यहाँ पे बोले टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन। कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहा है तो उसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का रेट ऑफ चेंज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है। उसी को अगेन लिखे थे आर डी ओमेगा बाई डी टी को क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या देगा, एंगुलर एक्सीलरेशन, तो आर अल्फा, ये ऊपर वाला चीज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। तीन तुम्हारा ज्यादा सिमिलर है, बट ध्यान देना जरूरी, ये वाला पे ज्यादा फोकस किया, ध्यान दो यहाँ मैग्नीट्यूड है।
चलो ठीक है, ये भी हो गया अपना। तो यहाँ से हम वही चीज लगा लिखे हुए हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो अपना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, अगेन यहाँ मैग्नीट्यूड है। चलो ठीक है, तो तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का कंपोनेंट हम लोग देख लिए थे। अगर डायग्राम की बात करें तो कुछ ऐसा तुम्हारा मेन एक्सीलरेशन है तुम्हारा, जो तुम ये बराबर है मोस्टली लगाओगे तो एक्सीलरेशन ज्यादा तुम्हें यूज में आने वाला है। यहाँ पर अगर पार्टिकल है तो इसका सेंटर की तरफ का एक्सीलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर आर, बस जस्ट बोल रहे, लिख नहीं रहे हम। और पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो मान लो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो एक एक्सीलरेशन टेंजेंशियल है, वो टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट एटी हो सकता है वेलोसिटी के अलोंग भी हो जी इसी टेंजेंट के अलोंग ही हो, बट अपोजिट में। जी अगर ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वेलोसिटी के सेम डायरेक्शन में, वेलोसिटी के ही डायरेक्शन, तो बोलेंगे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा। जी अगर अपोजिट है तो बोलेंगे ये वाला जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो वेलोसिटी के चूंकि अपोजिट है, इसीलिए यह एक्सीलरेशन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कम करेगा। मतलब 12 मीटर पर सेकंड से तो हो सकता है 10 करे, आगे जाकर 8 कर दे, आगे जाके 5 कर दे, ऐसा कुछ कर। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन में देखना वेलोसिटी की तरफ है या अपोजिट है। हालांकि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वेलोसिटी की लाइन के अलोंग ही होगा, वो सेम डायरेक्शन में हो सकता है, अपोजिट में भी हो सकता है, ये भी डिस्कस कर लेंगे। और अगर स्पेशल केस, अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो हम जानते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता इसका मतलब हो गया ये जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है उस केस में होता ही नहीं है, जो तुम 9th क्लास में मोस्टली कंसीडर करते थे कि सिर्फ एक ही एक्सीलरेशन होता है सर्कुलर मोशन में, इट इज AR इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो वो हम लोग स्पेशल केस में डिस्कस किए थे, देख सकते हो यहाँ पे, क्लियर ही कर देते हैं इस बार आपके लिए। नीचे आ जाओ, देख लो वही स्पेशल केस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहाँ लिखे हुए स्पेशल केस यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है या जो भी बोलो नहीं चेंज होता, तो उस केस में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है। क्योंकि यहाँ से भी देख सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो भाई कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो ही आएगा ना, तो इट इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से भी एक्सप्लेन हो रहा था ये चीज। ठीक है, चलो ये भी तुम्हारा हो गया था। तो ये तुम्हारा बेसिक काइनेमेटिक्स का बात हम लोग कर लिए थे। अब हम लोग थोड़ा सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स की तरफ मूव करने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, तो अगर डायनेमिक्स की बात करें, एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे बेसिक। ठीक है, जस्ट एक यहाँ पे लिख लो तुम लोग, ये रेडियल एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर आ रही है, हम तुम्हें बोले v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, वहां से तुम ओमेगा को रिप्लेस कर दो, v इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर, तो तुम इसे रिप्लेस कर दो v बाय आर, ओमेगा को रिप्लेस कर दो v बाय आर, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, बोल दियो पुलिस समझ ही गए होगे, v बाय आर कैसे v स्क्वायर आर आ जाएगा, पूरा अगर सॉल्व करोगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस v स्क्वायर आर ये आ जाएगा। ये भी तुम याद रख सकते हो ओमेगा के टर्म्स में, सॉरी यार गलत लिख दिया, v स्क्वायर बाय आर, v स्क्वायर बाय आर, बिल्कुल सही। ओमेगा को रिप्लेस कर देना v इक्वल टू आर ओमेगा से v के टर्म्स में, और ये कुछ तुम्हारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन डायरेक्टली तुम यूज किया करो v स्क्वायर बाय आर, अगर तुम्हारा v के टर्म्स में बात हो रहा है तो v स्क्वायर बाय आर यूज करो, ओमेगा के टर्म्स में बात हो ओमेगा स्क्वायर आर यूज करो। तो हम लोग सारे पोजीशन वेक्टर, एक्सीलरेशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर सारे का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सारे का बात कर लिए, कैसे कैसे होता है सारा देख लिए, ज्योमेट्रिकली भी देख लिए, यहाँ डायग्राम में कैसे कैसे होता है डायरेक्शन, क्योंकि ऑब्वियसली वेक्टर है तुम्हें डायरेक्शन भी अच्छे से दिखना चाहिए। दूसरी बात है कि तुमको जस्ट ऑब्जर्व करवाना था, जो कल हम ऑब्जर्व नहीं करवाए थे, ये वाला देखो, ये रेडियली आउटवर्ड है जी, ये टेंजेंट के अलोंग है ये टेंजेंट के अलोंग है। तो मनीषा बताना इन दोनों यूनिट वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा, मनीषा तुमको बताना है। इन दोनों ये दोनों वेक्टर्स cos थीटा प्लस आई और ये वाला जो वेक्टर है, दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा, नहीं सुन पा रही हो क्या? भैया सुन रहे एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, ये रेडियस के अलोंग है, ये टेंजेंट के अलोंग है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, मैथ्स में ही पढ़े हो 10th क्लास में, और 90। ठीक है, ये हमको दिखाना था तुम बोल दिए। अब तुम गौर से सोचो, अगर ये दोनों के बीच एंगल 90 है तो डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए लेने पे? जीरो। चेक करके देखो, cos इंटू माइनस साइन माइनस साइन, cos प्लस साइन cos, जीरो आ रहा है, इसका मतलब सही है जी हाँ, मतलब सही है। तो जस्ट तुमको ऑब्जर्व करवाना था, तुमको नहीं ये चीज दिखाओ इसलिए बोल दी, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर रेडियल और टेंजेंट, तो दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए, आ भी रहा है जीरो, चेक करके देख लो। तो सिंपल है, जस्ट बोल दिया एक बार, तुमको ध्यान इस डायरेक्शन में भी चले। चलो ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन था,
यहाँ जस्ट बता दें थोड़ा सा, जस्ट कल बोले भी थे, देखो गौर से, क्योंकि यहाँ फंक्शन आ रहा, तुम किसी भी टाइम पे एक्सीलरेशन निकाल सकते हो। तुम जब क्वेश्चन एक्सटेंड कर मैथमेटिकल, मैक्सिमम रेडियल एक्सीलरेशन किस टाइम पे हो रहा, अब मैक्सिमम मिनिमम का बात कर देंगे, डिफरेंशिएशन लगाओ बैठ। फाइंड द टाइम व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज मैक्सिमम या मिनिमम, जो भी या मैक्सिमम या मिनिमम जो भी। तो अब ये फंक्शन जितना टेढ़ा करेंगे उतना टेढ़ा होगा डिफरेंशिएशन, उतना टेढ़ा होगा उसका मैक्सिमम मिनिमम को जज करना। तो मैथमेटिक्स हो जाएगा, पहले ही बोल देते हैं, करवाया नहीं जाता, बट कभी कभार ऐसा क्वेश्चन तुमको आएगा। हम लोग कोटा में थे तो कभी कभार पेपर में लोग जानबूझ के डाल देता था, टेस्ट वगैरह वहां होता था, जस्ट बता दिए हैं, ठीक है। हालांकि वो तुम्हें बहुत सिंपल लगेगा, जब तुम डिफरेंशिएशन के साथ प्रैक्टिस में आ जाओगे तो तुम्हें को लगेगा कि मैं तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कि कुछ नहीं था, डिफरेंशिएट करो, बताया भी देखा क्वेश्चन पे तुम लोग को, और इक्वल टू 0 कर दो और निकालो। हालांकि टेंशन मत लो, हम प्लान में है, किसी वीकेंड पे हम एक अच्छा सा क्लास लेने वाले हैं डिफरेंशिएशन का, अच्छे से पूरा एकदम एक्सप्लेन करने वाले तुम लोग। चलो ठीक है, अब आते हैं आज जो अपना फ्रेश टॉपिक आज का, ठीक है, वो है डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं वाले पहले बोल देते हैं। इफ इक्वल टू में ही तुम्हें लगाना है, और तुम जानते हो इफ इक्वल टू में एक बार x के लॉन्ग लगा तो एक बार y के लॉन्ग लगा तो दोनों परपेंडिकुलर होता है। यहाँ इस सर्कुलर मोशन मोस्टली हम लोग रेडियल और टैंजेंशियल जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, उन डायरेक्शन में प्रेफरेबली कोशिश करते हैं इन दोनों डायरेक्शन में ही हम लोग इफ इक्वल टू में लगाएं। तुम किसी भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इफ इक्वल टू में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आएगा। बट चूंकि तुम्हें रेडियल और टैंजेंशियल में एक्सीलरेशन फॉर्मूला पता है तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगा इफ इक्वल टू में लगाने में, ये तुम्हें पता है, एक एक्सप्रेशन पता है। इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं, ऐसा नहीं है कि वैसे ही करना है, प्रेफरेबली तुम्हें कोशिश करना है कि हम इफ इक्वल टू में लगाएं, एक बार रेडियल का लॉन्ग एक बार टैंजेंशियल, जैसे x और y का लॉन्ग लगाते थे, ये रेडियस ये टैंजेंट, एक बार इसके लॉन्ग लगाओ, इसके लॉन्ग एक्सीलरेशन कितना होगा ओमेगा स्क्वायर r अंदर की तरफ, और इसके लॉन्ग एक्सीलरेशन कितना होगा 80 टैंजेंशियल एक्सीलरेशन। चलो तो ये तो डायनामिक्स का मतलब बता दिए। दो एग्जाम क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं क्लैरिटी के लिए, ताकि समझ में क्वेश्चन करते कैसे हैं इसका, ठीक है, इफ इक्वल टू मिला कर तो चलो उस पे हम लोग आते हैं। तो उसके लिए एप्लीकेशन लिए हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, मतलब एक ऐसा सर्कल कंसीडर करने वाले हैं जो हॉरिजॉन्टल है और उस पे कोई पार्टिकल तुम्हारा मूव कर रहा है, उस पे कोई पार्टिकल तुम्हारा मूव कर रहा है। पहले ट्रैजेक्टरी सब लोगों को क्लियर है। मान लो रोड ही है तुम्हारा, रोड ही है, रोड हॉरिजॉन्टल है, हम रोड पे क्या किए, सिंबल तुम्हें बोलते हैं, रोड पे क्या किए हम सिंपल सा एक सर्कल ड्रॉ कर दिए। तो मान लो प्लेग्राउंड ये क्रिकेट खेलने जाते होगे, प्लेग्राउंड में हम क्या किए, किसी पार्टिकुलर रेडियस का एक बाउंड्री दे दिए, सर्कल का बाउंड्री, ठीक है, और किसी पार्टिकल को उस सर्कल पे मूव करा दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, चूंकि वो जमीन हॉरिजॉन्टल है, सर्कल भी हॉरिजॉन्टल होगा और वो मोशन कहलाएगा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। तो हम जो सर्कुलर मोशन का ट्रैजेक्टरी ले रहे हैं वो एक सर्कल, तो ऑब्वियस सी बात है सर्कुलर मोशन सर्कल ही होगा, बट वो सर्कल हॉरिजॉन्टल प्लेन में ले रहे हैं बस जी। तो इस केस में हम लोग इफ इक्वल टू में लगाना सीखते हैं, कैसे लगाना। चलो तो एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। हालांकि ये इमेजिन मन में करना कि जमीन पे, ठीक है, ऐसा मत हो कि तुम लोग इमेजिन ही नहीं कर पाओ। मान लो ये तुम्हारा चलो ये तुम्हारा सर्कल है, ये तुम्हारा सर्कल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कल है। तो जस्ट इमेजिन करो हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कल का मतलब क्या है, तुम जमीन पे सर्कल है और उस पे चल रहे हो। मान लो कोई गाड़ी है या साइकिल है, मोटरसाइकिल है, हम लोग तो पॉइंट ही मान के चल रहे हैं, अभी तो डायमेंशन ले नहीं रहे हैं पार्टिकल का, जो भी पार्टिकल मूव करता है। तो कोई पार्टिकल है, मान लो पार्टिकल है, मान लो तुम्हारा इनिशियली यहाँ पे था, ठीक है, पार्टिकल, और वो ऐसा कुछ मूव कर रहा है। मान लो इस इंस्टेंट पे जो मूव कर रहा है इसका स्पीड है इधर की तरफ p, और जो भी ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उस सर्कुलर पाथ का रेडियस है r।
रेडियस है आर। ठीक है, ठीक है। अब तुमसे बोला जाए कि मैं रेडियल डायरेक्शन में, बताओ अब गौर से सोचो, इस पार्टिकल पे जो भी है इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? चूंकि ऑरिजिनल प्लेन में ऐसे चल रहा है, क्या क्या लग रहा होगा फोर्स? एफबीडी की बात कर रहे हैं, बोलो तुम लोग को बताना। नॉर्मल बिल्कुल सही। और mg भी लग सकता बिल्कुल है सही, नीचे की लगेगा तरफ। ही, लग ही नहीं सकता, लगेगा ही। एमजी तो लगना ही लगना है। इस जी। पार्टिकल का मास भी हम यहाँ दिखाते हैं हम। एक सेंटर पे फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स? मूव करेगा तो यही सेंटर। बोल रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स भाई कुछ नहीं होता है। तुम जो फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो वही बनाओ, उसी का जो कंपोनेंट आता है उसको तो सेंट्रीपिटल को अलग से एफबीडी में फोर्स नहीं आता, इसलिए कल हम बोले तुम लोग को। जी तुम्हें जो फोर्स दिखता था पहले से ही सर्कुलर मोशन पहले, वही फोर्स से बोलो, कोई नया फोर्स खुद से जनरेट मत करो। एमजी लगेगा डाउनवर्ड, नॉर्मल लगेगा जी ऊपर, और कुछ हो सकता है क्या? गेस करो। फ्रिक्शन लग सकता है। बिल्कुल। अभी के लिए फिलहाल 2 सेकंड के लिए तुम लोग फ्रिक्शन को मान के चलो, नहीं है 2 सेकंड के लिए, जस्ट 2 सेकंड मान के चलो फ्रिक्शन नहीं है। अब सुनना गौर से, क्या ये रेडियस ऐसे है? रेडियस के लॉन्ग कितना एक्सीलरेशन होगा इसका? ये वी स्क्वायर भैया। बिल्कुल से बी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर, जो बोलते हैं बी में काम कर रहे हैं तो बी स्क्वायर बाय आर ही बोलेंगे, बी स्क्वायर बाय आर। एक्सीलरेशन रेडियस के अलॉन्ग है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। हम तुमसे बोले कि भाई हमको तुम सेंट्रीपिट मतलब रेडियस के अलॉन्ग रेडियल डायरेक्शन में एफ इक्वल टू ए में लाके बताओ। जी चलो तो हम लगाते हैं यहाँ पे, लिखते हैं इस चीज को। F is equal to mg square। F is equal to ma in radial direction। अभी फ्रिक्शन तुम लोगों को बोले नहीं लेके चलो 2 सेकंड के लिए। अब बोलो हम F इक्वल टू में लगा रेडियल में, तो कौन सा फोर्स लेंगे? जो रेडियस के अलोंग होगा। फोर्स का जो कंपोनेंट रेडियस के अलोंग आएगा, और फोर्स नहीं लेंगे जो रेडियस के अलोंग वही लेंगे। बताएं तुम लोग, एक के जब अलोंग जब तुम करते हो तो वाई का फोर्स देखते हो क्या? नहीं। तो तुम जब रेडियस के अलोंग कर रहे हो तो तुम्हें रेडियस के अलोंग जो कंपोनेंट आ रहा है फोर्स का, वो कंपोनेंट ही लेना है। तो बताओ एमजी का कंपोनेंट रेडियस के अलोंग आएगा क्या? F mv square। वो तो ठीक है, अरे वो एक्सीलेंस ठीक है, राइट हैंड साइड ठीक है, m इंटू ए तुम बोल दिए, ठीक है, राइट हैंड साइड में m इंटू बी स्क्वायर। हम बोले लेफ्ट हैंड साइड में f क्या लोगे? वो लेफ्ट है। हाँ यही तो बोल रहे थे, पहले लेफ्ट तो बोलो, f इक्वल टू m टाइम्स ए तो सबको पता है कि बी स्क्वायर बाय आर होता है, वो ठीक है। राइट हैंड साइड ठीक है, राइट हैंड साइड ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेफ्ट हैंड साइड बताओ क्या लिखोगे? mg का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में आएगा ही नहीं, क्योंकि mg वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल के साथ 90 क्या बना रहा है, mg cos 90 आएगा ही नहीं। नॉर्मल भी वर्टिकल है, वो भी 90 पे, उसका भी कंपोनेंट आएगा ही नहीं। इसका मतलब अगर तुम फ्रिक्शन नहीं मानते हो तो यह पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा। यह पार्टिकल कौन देगा एक्सीलरेशन? कोई नहीं एक्सीलरेशन दे पाएगा सेंट्रीपिटल अगर फ्रिक्शन ना हो तो। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक फ्रिक्शन ही हो सकता है जो हॉरिजॉन्टल में ये इसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन देने में हेल्प कर सकता है, अगर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन मान रहे हो तो। पहले इस बात को सोचो, वापस से पूछो कुछ पूछना है तो। ऐसे समझो ये मेरा बुक है भाई जी को, तुम मान लो ग्राउंड, एमजी ऐसे है, इसका हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट कहाँ आ रहा है? सर्कल के अलॉन्ग, सेंटर के अलॉन्ग नहीं आ रहा है। नॉर्मली परपेंडिकुलर, वो भी 90 पे इस सर्कल के साथ, कंपोनेंट ही नहीं आ रहा है। कौन चलाएगा इसको? सर्कल पे मूव ही नहीं कर पाएगा, यानी बिना फ्रिक्शन का तुम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन नहीं कर सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ एक फ्रिक्शन होगा यहाँ पे जो इसे चला रहा होगा, और वह फ्रिक्शन किधर लाएगा? रेडियली इनवर्ड, क्योंकि एकमात्र वही फोर्स है। F friction is equal to mass times small f is equal to mass times acceleration। और चूंकि जानते हो सेंटर के लॉन्ग एक्सीलरेशन कितना होता है? बी स्क्वायर बाय आर। बी स्क्वायर बाय आर। यहां से तुम v का वैल्यू निकालो, यहां से तुम v का वैल्यू निकालो। v का कितना रहा? कोई बोलो। एफ आर अपॉन एम का रूट, सही बोल रहे जी। एफ आर रूट ना एफ आर है। बिल्कुल सही। इस पूरे काम SQRT करने वाले हैं।
SQRT। चलो, यानी सिर्फ और सिर्फ इकलौता फ्रिक्शन ही है जो इसको इतने वेलोसिटी से चला सकता है इस सर्कुलर मोशन में। अब सुनना गौर से, कोई बोलेगा भैया इस v का मैक्सिमम कितना वैल्यू हो सकता है? मैक्सिमम मतलब ये इस सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए अधिक से अधिक कितने स्पीड से तुम चल सकते हो ताकि तुम्हारा गाड़ी या जो भी चीज वो फिसले ना? तो हम बोलेंगे बी मैक्स निकाल लो यहां से। बी मैक्स इसको सेफली बोल रहे हैं, टू सेफली अंडरगो सर्कुलर मोशन। अगर सेफली तुम्हें जाना है सर्कल के अलोंग, इस सर्कल के अलोंग, तो मैक्सिमम तुम्हारा स्पीड कितना हो सकता है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी इससे ज्यादा अगर तुम स्पीड कर दिए फिर फ्रिक्शन का औकात नहीं है, तुम्हारा गाड़ी स्लिप कर जाएगा उस सर्कल के अलोंग। इसलिए कभी कभी मोड़ पे जब तुम जाते हो तो स्पीड क्यों स्लो कर दो? फ्रिक्शन के औकात के अंदर आने के लिए। तुम्हें लगता है कि हमारे गाड़ी का जो इंजन है वो चला रहा, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो भी है बट फ्रिक्शन का भी बहुत सारा खेल है वहां, और इसलिए तुम स्लो कर दो। Vmax निकालो यहाँ से, बोलो Vmax कितना होगा? हम बोलेंगे भाई रेडियस कांस्टेंट ही है, इसको चेंज कर नहीं सकते, मास को चेंज कर नहीं सकते, फ्रिक्शन ही है जिसका एक रेंज होता है, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं, मैक्सिमम भी दे देगा। और फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना होता है? म्यू टाइम्स नॉर्मल। पता नहीं लोगों को समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं? समझ रहे हो? हेलो, चलो सही है फिर। आवाज तो तुम सुन पा रहे हो ना मेरा? ऐसा ना आवाज ही नहीं सुन पाओ, फिर कोई मतलब नहीं। हेलो जी भैया सुन रहे। समर, तुम सुन पा रहे हो? जी भैया। चलो फिर सही बोल दिया। हम बोला कि तो देखो यहाँ से हम यहाँ से बोलेंगे Vmax के लिए फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लो। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल, और इस हॉरिजॉन्टल वाले केस में नॉर्मल कितना होगा मनीषा बताओ? नॉर्मल इज इक्वल टू mg, खत्म, mg सिंपल। mg तो हाँ, तो म्यू टाइम्स mg हो जाएगा तुम्हारा फ्रिक्शन, म्यू टाइम्स mg तुम्हारा हो जाएगा फ्रिक्शन, इनटू में r अपॉन में m। तो यह तुम्हारा हुआ मैक्सिमम वेलोसिटी। अगर उस रोड का या जो भी सरफेस है उसका अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, एमएम कट गया, देख लो एमएम कैंसिल हो गया अगर दिख पा रहा है तो। जी तो सिंपल देखो, मास से इंडिपेंडेंट आ रहा मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब बड़ा गाड़ी जाए, छोटा गाड़ी जाए, साइकिल जाए, मोटरसाइकिल जाए, मैक्सिमम वेलोसिटी विदाउट स्कीडिंग एट द कर्व। मतलब सिंपल स्ट्रेट रोड पर नहीं बात कर रहे हैं, जहां पे रोड तुम्हारा ऐसे कुछ मुड़ा हुआ होता है, सर्कल के जैसा मुड़ा हुआ होता है, ठीक है, सर्कुलर ट्रैजेक्टरी में, उस जगह पे मैक्सिमम वेलोसिटी मास से इंडिपेंडेंट है। छोटा गाड़ी हो, बड़ा गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी हो, वो मैक्सिमम उतने ही स्पीड से जा सकता है, रूट अंडर म्यू जी आर। आर क्या है? उस कर्व का रेडियस, उस जगह पे कितना है। तो ये सब चीज सुनो, हालांकि तुमको नहीं पे जाना है, जैसे डिजाइन करना होता है। हालांकि हमारा ब्रांच जो है सिविल है, तो मेरा उसी तरह का काम है, रोड ब्रिज वगैरह का ये करना, डिजाइन करना, ठीक है। तो तुम्हें अब जब रोड का डिजाइन होता है तो जो मोड़ देना है वहां पे रेडियस को भी डिसाइड करना पड़ता है कि हम रेडियस यहाँ पे कितना लगे। जो इंजीनियर्स होता है उन लोगों को डिसाइड करना होता है कि यहाँ पे रेडियस कितना रखा जाए। सारे चीज को दिमाग में रखते हुए, डिजाइन स्पीड है, गवर्नमेंट का बहुत सारा रूल है, उसको भी फॉलो करना है। तुम उसके अगेंस्ट में तुम नहीं जा सकते हो। हालांकि वो अलग बात है कि लोकल लेवल पे लोग वायलेट कर देते हैं रूल को, बड़े हाईवे बना रहे हो, सारे चीजों का तुम रेडियस भी डिसाइड करना। हालांकि तो तुम्हें नहीं जाना, जस्ट बता दिए इस तरह का कुछ वहां पे भी एनालिसिस होता है सिमिलर टू दिस, ठीक है। तो म्यूजिया ये मैक्सिमम तुम्हारा वेलोसिटी आ गया। लिख लो कॉल में, क्यों क्लिक, मतलब तुम इससे ज्यादा अगर स्पीड करोगे ना तो तुम्हारा व्हीकल स्किड कर जाएगा, इसमें स्कीडिंग नहीं होगा। विदाउट स्कीडिंग तुम मैक्सिमम इतने वेलोसिटी से, स्पीड से, सॉरी वेलोसिटी नहीं बोलना चाहिए, स्पीड से तुम इस सर्कल में जा सकते हो सेफली। ये तुम्हारा डायनेमिक्स का ये क्वेश्चन कर लिया हम लोग। ऐसा मत सोचो कि वैल्यू नहीं लिए, 5 kg 7 kg एम का वैल्यू ले लो, आंसर आ जाएगा। म्यू का कुछ वैल्यू ले लो, आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में Vmax।
जी तो तुम्हें इस पे ध्यान नहीं, पहले बोल रहे तुम्हें इस पे ध्यान नहीं देना कि हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तुम्हें इस पे ध्यान देना है कि हम पिछले वाले चीज को कैसे अप्लाई कर रहे हैं। एक क्वेश्चन समझो, इसके बाद एक क्वेश्चन कर लिए, खत्म। अभी कैसे तुम बोल रहे थे भैया सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, नहीं ये यही तो होता है 9th बच्चे को। सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ नहीं है, जो तुम्हें एफबीडी में दिखता है उसी का जो कंपोनेंट आ रहा है। बोलो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा था? फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन फ्रिक्शन, इसलिए कल बोल रहे थे हम तुम लोगों को, फ्रिक्शन भी हो सकता है, रस्सी से बांध देंगे, रस्सी का टेंशन दे देगा सेंटर की तरफ फोर्स, तो टेंशन हो जाएगा जी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को अलग से एफबीडी में नहीं दिखाया जाता, वो जो तुम फोर्स दिखा रहे हो उन्हीं का कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ आ रहा है, वो कंपोनेंट को तुम नाम दे दियो क्या भाई ये सेंट्रीपिटल फोर्स। चलो ठीक जी है, हाँ क्विकली लिखो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन तुम्हारा होगा। अब यहाँ से हम लिंक करने वाले, अगर तुम लोग बुक खोल के देखे होगे तो एक टॉपिक जी मिला होगा बैंकिंग ऑफ रोड, होपफुली अगर देखे हो तो। जी भैया देखे हो? तो यहाँ से थोड़ा सा जी लिंक करेंगे तुमको, बैंकिंग ऑफ रोड क्यों लाना पड़ा। बैंकिंग ऑफ रोड, रोड को थोड़ा सा क्या कर दिया जाता है समझ रहे हो, ऊपर की तरफ उठा दिया जाता है, टिल्ट कर दिया जाता है। ठीक है, हालांकि उसको अभी हो सके आज नहीं इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, बट जस्ट में आइडिया ये दे देते हैं कि उसको लाना क्यों पड़ा। यहीं से लिंक है, इसलिए हम यहीं से लिंक करना चाह रहे हैं। देखो गौर से, ये बीमैक्स कितना है, म्यूजियर बीमैक्स कितना है, रूट अंडर म्यूजियर। सिर्फ फ्रिक्शन अगर दे रहा है सेंट्रीपिटल तो इस केस में हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, मतलब जब तुम्हारा रोड हॉरिजॉन्टल है तो नॉर्मल का कंपोनेंट आ रहा है क्या सेंटर के अलोंग? नहीं भैया नहीं आ रहा, नहीं आ रहा नॉर्मल जी कंपोनेंट। तो हम बोल रहे हैं कि भाई अभी जो तुम सर्कुलर मोशन कर रहे हो पूरा पूरा फ्रिक्शन पे ही डिपेंडेंट है तुम्हारा सर्कुलर मोशन। क्या ये बात सही है? ऑब्वियस सी बात, पूरा पूरा तुम फ्रिक्शन पे ही डिपेंडेंट हो। सेंट्रीपिटल फोर्स लेफ्ट हैंड साइड में देखो सिर्फ फ्रिक्शन है। जी भैया अगर फ्रिक्शन किसी रोड का बहुत कम है, बहुत कम है, उस रोड पे तुमको ज्यादा स्पीड से चलना है, कोई गाड़ी ज्यादा स्पीड से चल रही है, एनएच है, हाईवे है, जहाँ पे ये होता है, हम लोग का चाहत होता है कि एनएच पे गाड़ी जो है ज्यादा स्पीड पे चले, वो बनाया ही गया इसीलिए एनएच, जैन स्पीड एनएच वगैरह का ज्यादा होता है, जिसके लिए डिजाइन किया जाता है एनएच को। और अगर तुम उस डिजाइन को अचीव नहीं कर पा रहे हो, फिर बनाने का मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो सिर्फ फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट रहोगे तो इसका वैल्यू कम। तो हम बोलेंगे भाई कुछ सोचो ऐसा कि रोड को तुम उठा दो तो नॉर्मल का भी कंपोनेंट सेंटर की तरफ आने लगेगा, और फिर ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू में नॉर्मल भी कंट्रीब्यूट करने लगेगा। पहले इस बात को समझो, यानी ये जो डिपेंडेंसी है अपना अभी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन पे, इसको कम करने के लिए कि सिर्फ हम फ्रिक्शन पे ही डिपेंडेंट ना रहे सर्कुलर मोशन के लिए, हम लोग रोड को टिल्ट करते हैं। डायग्राम में देखो फिर क्लियर हो, यहाँ डायग्राम भी हम डाले हुए हैं, यहाँ बैंकिंग ऑफ रोड का देखो, ये जो तुम देख रहे हो, ये जो तुम देख रहे हो इसको हटाओ, पहले ड्राइंग को क्लियर करना पड़ेगा। ड्राइंग चलो, अब चलो यहाँ देखो, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये तुम्हारा ओरिजिनल हॉरिजॉन्टल रोड था, ये वाला, ये जो हम लोग पिछला केस डिस्कस किए, ये नॉर्मल कैसे ऐड कर रहा था, ऐसे जी हाँ जी कैसे ऐड कर रहा था, ऐसे। नीचे दोनों नीचे का हॉरिजॉन्टल में कोई कंपोनेंट आ रहा है क्या सेंटर की तरफ? नहीं आ रहा है, ये पिछला केस। नहीं तो सिर्फ बेचारा जी फ्रिक्शन ही हमको चला रहा था सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दे करके, mb स्क्वायर बाय आर। अब हम बोल रहे हैं रोड को तुम ये हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड कर दो, थोड़ा सा घुमा दो, थीटा से उठा दो। अब नए केस में क्या होगा, नॉर्मल तुम्हारा कैसे एक्ट करेगा? अब इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर करेगा एक्ट। भाई समझ जी पा रहे हो तुम लोग भैया। नहीं यार? जी भैया। चलो फिर सही है, नॉर्मल ऐसे एक्ट करेगा। अब हम बोलेंगे इस नॉर्मल का देखो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है कि नहीं? तुम बोलोगे भैया बिल्कुल आ रहा है, ये अगर थीटा है तो ये भी तुम्हारा थीटा है, अल्टरनेट इंटीरियर ये तुम्हारा 90 माइनस थीटा है। तुम बोलोगे नॉर्मल कॉस 90 माइनस थीटा, नॉर्मल का साइन थीटा भी हॉरिजॉन्टल में आ रहा है, अब वो नॉर्मल भी कंट्रीब्यूट कर रहा है हमको सर्कुलर मोशन में। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि Vmax जो तुम निकाले हो उसके वैल्यू में नॉर्मल भी आएगा, और Vmax यानी मैक्सिमम स्पीड तुम्हारा बढ़ जाएगा, यानी तुम ज्यादा स्पीड से भी उस कर्व पे मूव कर सकते हो बिना स्किड किए। इसीलिए बैंकिंग ऑफ रोड का कंसेप्ट लाया गया। हम तुम्हें ये बताए इसको लाया क्यों गया,
रोड को उठाना क्यों पड़ता है, क्यों लोग चाहता है कि कर्व पे रोड को थोड़ा सा टिल्ट कर दे, उसका रीजन बताएं। अभी इसका डेरिवेशन नहीं किया, डेरिवेशन में वही चीज करने वाले, एफ इक्वल टू में ही करने वाले। बस समझ में आया, नहीं समझ में आया पूछ लो, पहले ही बोल देते हैं। अभी हम मैथमेटिकल डेरिवेशन में नहीं गए, जस्ट क्वालिटेटिवली तुम्हें बताएं कि मतलब हम लोग को लाना क्यों पड़ा बैंकिंग ऑफ रोड के कॉन्सेप्ट को। देख लो बार, वापस से इसको देखो, वापस से देखो लिंक कर पा रहे हो कि नहीं। मनीषा लिंक कर पा रही हो क्या हम बोल रहे हैं? बोलो। जी भैया थोड़ा थोड़ा। जी हो रहा भैया। तो चलो कोई नहीं, वैसे फर्स्ट टाइम है तो हो सकता है, पूरा पूरा मॉडल नहीं भी हो पाओगे, कोई दिक्कत नहीं, बट समझ में आ रहा है ना कुछ हम बोलना क्या चाह रहे हैं, ऐसा कुछ। जी भैया। फिर सही है। हालांकि वापस से जाकर घर पे देखना, कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो फिर तुम्हें समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। हालांकि अभी आज हम इसके डेरिवेशन नहीं जाने वाले हैं, कल जाने वाले हैं। वापस जाकर तुम लोग देखना कोई बुक हो तो दिया हुआ, सारे बुक में दिया हुआ था टॉपिक, ठीक है। अभी हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का ही एक और एग्जांपल करने वाले हैं, एक और एग्जांपल। चलो तो देखो ना, दिखाया भी हुआ है नॉर्मल का, देख ले सारा दिखाया हुआ है इस डायग्राम में। नॉर्मल ऐसे लगेगा, उसका cos थीटा इधर आएगा, sin थीटा इधर आएगा, sin थीटा भी सर्कल के सेंटर के अलॉन्ग आ रहा है, नॉर्मल sin थीटा, तो नॉर्मल sin थीटा भी अब तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड में f इक्वल टू में आएगा। चलो ठीक है, बैंकिंग रोड पर अभी जाने वाले नहीं है। और कितने एंगल से तुम इसको उठाए हो, टिल्ट किए हो, उसी को बोला एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ द रोड। रोड का एंगल ऑफ बैंकिंग कितना है, कितने एंगल से उसे तुम टिल्ट कर दियो। ये थीटा वगैरह में डिसाइड करना पड़ता है इंजीनियर वगैरह को, ठीक है, जो रोड डिजाइन करता है उन लोगों को डिसाइड करना पड़ता है कितने थीटा पे उठाओगे, 10 डिग्री पे कि 5 डिग्री पे कि 15 डिग्री पे, सारे चीज को कंसीडर करते हो, बहुत सारा फैक्टर होता है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो तो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल का एक क्वेश्चन हम लोग करिए, एक और हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन करो। एससीबी का सॉल्व एग्जांपल है, दूसरे बुक में तुम्हें मिल जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली एनसीईआरटी में भी शायद मिल जाएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं तुम्हें। पेंडुलम सिंपल ले रहे हैं, ये मान लो तुम्हारा एक रस्सी है, एक रस्सी है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एम मास का, जिसको बॉब बोलते हो टेक्निकली अगर बोलो तो, ठीक है। हालांकि तुम कुछ भी बोल सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। छोटा सा मास एम, मास, ठीक है, इसका मास एम, इस रस्सी का लेंथ एल। पहले इसके मोशन को इमेजिन करना, ये ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा, आर रेडियस के सर्कल में। पहले इसका हॉरिजॉन्टल सर्कल मोशन इमेजिन हो पा रहा है या नहीं, ये पहले बताओ तुम। रुक जाओ, हम इमेजिन करवाते हैं, अगर नहीं हो पा रहा है तो देखो, इसको ऐसे समझो, तो मान लो ये तुम्हारा, मान लो टॉप है, मान लो ये छती है, ये छत है, मान मेरा हाथ जो टॉप है ये छत है, ठीक है। ये तुम्हारा एल लेंथ का थ्रेड हो गया, ये तुम्हारा एल लेंथ का थ्रेड हो गया। हम बोल रहे हैं यहाँ पे मास एम है, हम बोल रहे हैं, देखो गौर से, ये ऐसे मूव कर रहा, तो देखो ना, ये जो मास एम है उस पे देखो, ये भले ही तिरछा है, बट मास एम एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कल बना रहा है जिसमें वो मूव कर रहा। पता नहीं समझ में आया कि नहीं, पहले ये बोलो, इसका मोशन तुम्हें इमेजिन हो पा रहा है या नहीं? हमें समझ आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, आना भी चाहिए, ठीक है, बस जस्ट क्लैरिटी के लिए तुमको बता दिए। वैसे एससीबी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन, एनालिसिस सिंपल होने वाला है, ठीक है, एनालिसिस तुम्हारा सिंपल होने वाला है, ठीक है। तो ये जो मूव कर रहा, आर रेडियस में मूव कर रहा, तुमसे ये बोला गया, आर रेडियस में मूव कर रहा। अब सोचो गौर से, ये तुम्हारा क्या रस्सी, ये तुम्हारा रस्सी हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये मूव कर रहा,
तुम्हें निकालना क्या है वो देखो, तुम्हें निकालना है वेलोसिटी, निकालना है उसका पार्टिकल का वेलोसिटी स्पीड निकालना है, और फिर टेंशन, रस्सी में टेंशन कितना होगा वो निकालना है, और पार्टिकल जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है उस सर्कुलर मोशन का स्पीड कितना होगा, यूनिफॉर्म स्पीड तुम मान के चलो, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो स्पीड कितना होगा और टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होगा। क्वेश्चन है तुमसे, फाइंड फर्स्ट नंबर, नीचे आ जाओ, फर्स्ट नंबर पे निकालना है क्या, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है, और सेकंड नंबर पे क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, या बॉब जो भी बोल लो, अंडर गोइंग हॉरिजॉन्टल, देखो यहाँ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, टॉपिक अपना वही, ट्राई मारो थोड़ा सा, तुम्हें रेडियस दे दिया गया, जो रेडियस से मूव कर रहा है कैपिटल आर रेडियस, हम लिख देते हैं इस चीज को, वैसे जो जिस रेडियस में मूव कर रहा आर उसका रेडियस है, रेडियस